हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तक की स्टडी कर ली है और वहाँ पे हम लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे। ओके, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था हमने कि अगर जी ओ एफ हमारा वन वन फंक्शन है तो एफ का वन वन होना जरूरी है, और अगर जी ओ एफ मेरा ऑन टू फंक्शन है तो जी का ऑन टू होना जरूरी था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, ठीक है, तो हम उसका डिस्कशन आज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन को समझने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू उससे वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम इस डेफिनेशन को। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज हम मान लेते हैं कि एफ हमारा एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो वो एक ऐसा फंक्शन है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा इन्वर्स प्रोजेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। इनके बीच में एक फंक्शन बना हुआ है एफ, और वो कैसे डिफाइन किया हुआ है? तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और इसके करस्पॉन्डिंगली जो हमें एलिमेंट मिल रहा है वो ए बी सी है। हम इसे चाहे तो x1 x2 x3 करके भी समझ सकते हैं। उसी तरीके से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगी बात। कि सपोज ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे y1 y2 और y3 है, और वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि x1 y1 से, x2 y2 से और x3 y3 से रिलेटेड है। तो हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है ये हमारा? तो अभी तक हमने जितनी स्टडी की है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये हमारा वन वन भी फंक्शन है और ऑन टू भी है। वन वन क्यों है? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक यूनिक इमेज मिल रही है आपको, इसलिए वन वन है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ओके, नाउ अगर मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया, सो दिस इज द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम x टू y। नाउ सपोज हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं g फ्रॉम y टू x, मतलब y से x के लिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन और बना देते हैं और यहाँ पर हम x ले लेते हैं, क्योंकि y से x के लिए हमको एक फंक्शन डिफाइन करनी है जो कि g है। x में एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? तो x में एलिमेंट तो x1 x2 और x3 है। अगर एक ऐसा फंक्शन डिफाइन हो जाए सच दैट कि y1 x1 से रिलेटेड हो जाए, y2 x2 से रिलेटेड हो जाए, y3 x3 से रिलेटेड हो जाए, और इस रिलेशन का हम नाम दे रहे हैं g, या इस फंक्शन का हम क्या नाम दे रहे हैं? g। अगर ऐसा हो जाएगा, कहने का मतलब fxy एक फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास था जो कि वन वन और ऑन टू था। हमने एक फंक्शन g डिफाइन किया, कहाँ से? y से लेकर x के लिए। वो भी कैसा है? तो उसे भी हम देख रहे हैं, तो वो भी वन वन और ऑन टू ही है। तो अगर हम इस पूरे मैपिंग को कंबाइंड करें तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि मेरे g ऑफ fx की वैल्यू जो है वो हमेशा x आएगी। क्यों? तो समझते हैं इसको। g ऑफ fx का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? g ऑफ fx इज इक्वल टू x होने की बात कर रहे हैं। क्या ये ट्रू है यहाँ पे? तो x की वैल्यू x1 ली तो fx हमको क्या मिलेगा? y1। तो यहाँ पे y1 रख दूंगा, तो g y1 की वैल्यू वापस से क्या मिल जाएगी? x1 मिल जाएगी। मतलब x इक्वल टू x1 रखने पर इस टर्म की वैल्यू भी x1 आएगी। अगर x2 यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमारा fx y2 आएगा, मतलब यहाँ पे y2 पुटअप करेंगे तो g y2 की वैल्यू x2 वापस आ जाएगी, क्योंकि y2 किससे रिलेटेड है? x2 से रिलेटेड है। सिमिलरली x3 के लिए भी हमें वापस से क्या मिल जाएगा? x3 ही मिल जाएगा, क्योंकि x3 की इमेज fx मिलेगी हमें जो कि y3 है, और y3 वापस से हमें कैसी इमेज देगा? तो x3 इमेज दे देगा g के रिस्पेक्ट में। तो क्या बात यहाँ से समझ में आ रही है हमें? तो हमें ये बात समझ में आई कि GOF हमारा क्या आ गया? x आ गया। अगर हम इसी रिलेशन को, इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से फॉर्मेट करें, कहने का मतलब अगर हम इसे ऐसा फॉर्मेट करें कि ये हमारा y है, ये हमारा x है, और अगेन यहाँ पे हमने एक y ले लिया, और y2x वाले फंक्शन को हम g बोलते हैं,
x2y वाले फंक्शन को हमें f बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मैपिंग बनेगी हमारी वो FOG बनेगी। एलिमेंट्स फिर से हम वैसे ही लेते हैं y1, y2 और y3। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे x1, x2 और x3 आएगा, फिर से यहाँ पे y1, y2 और y3। तो GY फंक्शन y1 x1 से रिलेटेड, y2 x2 से रिलेटेड और y3 x3 से रिलेटेड है, और f फंक्शन में x1 y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से रिलेटेड है और x3 y3 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब हम FOG बना रहे हैं, FOG ऑफ x। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, इनफैक्ट y ले रहे हैं तो y ले लेते हैं। FOG ऑफ y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, y इटसेल्फ मिल रही है। तो FOG ऑफ y y मिल गया हमको, g ऑफ x हमको क्या मिल गया, x मिल गया। कहने का मतलब है क्या कि जब भी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए, और ऐसी कंडीशन कब एग्जिस्ट कर सकती है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब मेरा f भी 1 है, g भी 1 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं g भी 1 है, f भी 1 है। उसी तरीके से f भी ऑन टू है और g भी ऑन टू है मेरा। कहने का मतलब जब फंक्शन f भी ऑन टू हो, g भी ऑन टू हो, f भी 1 हो, g भी 1, मतलब अगर फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है तभी ऐसी कोई रिलेशन डिफाइन हो पाएगी। अगर नहीं हुआ 1 और ऑन टू तो ऐसा रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक दूसरा एलिमेंट x4 ले लिया और उसको इन्हीं तीनों में से किसी से रिलेट करा दिया, तो ये फंक्शन 1 नहीं रह जाएगा हमारा। अगर ये फंक्शन 1 नहीं रह जाएगा, मतलब मैं किस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जिस छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर x1, x2, x3 के साथ x4 भी हो जाता और यहाँ पर y1, y2 और y3 ले लेते हैं, ठीक है। तो x1 को y1 से रिलेट करा दिया, x2 को y2 से रिलेट करा दिया, x3 को y3 से और x4 को भी y3 से। तो इसका मतलब ये 1 तो नहीं है। अब हम इसके लिए g फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो g फंक्शन फिर से हमें x1, x2, x3 और x4 हो जाएगा। तो y1 तो x1 से रिलेटेड हो जाएगा, y2 x2 से रिलेटेड हो जाएगा। क्या y3 के लिए हमें 2 इमेज मिल जाएगी अब, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं फंक्शन के लिए। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हमें फंक्शन का 1 होना जरूरी है अगर हम इस टाइप का कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। उसी तरीके से उसका ऑन टू होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई एलिमेंट छूट गया तो जब हम GY2X के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे तो यहाँ के एलिमेंट के लिए कोई इमेज ही नहीं मिलेगी हमें, तो फिर से वही लॉजिक आ जाएगा, वही प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे लिए। तो समझ में क्या बात आ रही है हमारा कि f हमारे पास एक फंक्शन है जो x2y है, और अगर हम एक फंक्शन g ऐसा डिफाइन कर पाए जो y2x हो, सच दैट g ऑफ f x इज इक्वल टू x हो जाए और f ओ g ऑफ y इज इक्वल टू y हो जाए। क्या g ऑफ f x इज इक्वल टू x हो जाए और f ओ g ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। तो बेसिकली ये y और x जो आ रही है इसको हम ix और iy भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो हम इसे ix और हम इसे iy भी हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड आइडेंटिटी ऑन x और आइडेंटिटी ऑन y। जब भी ऐसा होगा तब हम बोल सकते हैं कि उस फंक्शन f के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये जो फंक्शन g हम डिफाइन कर रहे हैं वही फंक्शन इस फंक्शन f का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है क्या बात है। तो हमारे पास एक फंक्शन f x2y था जो कि 1 भी है और ऑन टू भी है। हमने एक फंक्शन g डिफाइन किया, वो भी 1 और ऑन टू है। ये x2y डिफाइन था, हमने y2x एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसा फंक्शन डिफाइन किया कि सच दैट g ऑफ f क्या आ जाए, x आ जाए, और f ओ g क्या आ जाए, y आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यही जो g फंक्शन है वो इस f फंक्शन की क्या बन जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। और यही हमारा डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन। सो अ फंक्शन f x to y is defined to be a invertible if there exists a function g y to x such that g of f क्या हो जाए हमारा ix हो जाए और f o g हमारा क्या हो जाए i y हो जाए। The function g is called the inverse of f and denoted by f inverse। तो होपफुली आपको ये वाला डिस्कशन से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या किया हमने, एक फंक्शन दिया गया था तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमने एक j डिफाइन किया। ऐसा j डिफाइन किया कि g ऑफ मेरा क्या आ गया, ix आ गया, और f ओ g मेरा क्या आ गया, y आ गया। तो ये बात हमें क्या समझ में आ रही कि ये तभी पॉसिबल है कि जब f मेरा 1 होगा और f मेरा ऑन टू भी होगा। मतलब 1 और ऑन टू होना, दोनों होना जरूरी है फंक्शन का, तभी इनवर्स पॉसिबल है।
ओके, सो अब आपको ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी इन्वर्टिबल का लॉजिक क्या है। सो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका जो इन्वर्स आएगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। कहने का मतलब वो भी 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एफ जी का इन्वर्स है और जी एफ का इन्वर्स है और दोनों 1 1 और ऑन टू है। क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये एफ जो है वो इस जी का इन्वर्स है, या ये जी जो है उसको हम एफ इन्वर्स, जी का इन्वर्स किसे बोलेंगे, एफ को बोलेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से कंक्लूजन हमें ये मिलती है कि, यहाँ से कंक्लूजन की बात करूँ मैं तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ये लिख सकता हूँ कि एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी होगा और जी इन्वर्स इज इक्वल टू होगा। ठीक है, इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, तो मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है और फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो ले लेते हैं सब रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें एक नया फंक्शन जी चाहिए जो इसका इन्वर्स होगा। और वो कैसा होना चाहिए, वो इसका इन्वर्स इस तरीके से होना चाहिए कि एफ ओ जी हमारा क्या बन जाए, एक्स बन जाए, और जी ऑफ क्या बन जाए, हमारा वाई बन जाए। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है, जो हमने ऑन टू चेक करने के लिए किया था वही काम करेंगे यहाँ पे। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दिया हुआ है तो हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसका मतलब है यहां से हम बोल सकते हैं कि मेरे x की वैल्यू y माइनस 3/4 आएगी। क्या आएगी, y माइनस 3/4 आएगी। ठीक है, मतलब ये फंक्शन f हो गया मेरा और ये फंक्शन g हो गया मेरा, क्योंकि g y टू x पे डिफाइन होता है। g कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होता है, y टू x पे डिफाइन होता है, इसलिए y इन टर्म्स ऑफ x हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास g एक फंक्शन है, तो अब लॉजिकली समझाता हूँ कि अगर fx मेरा मान लो यहाँ से 4x प्लस 3 है, और अगर हम बोले कि gx की बात करूँ तो gx को मैं x माइनस 3/4 बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये gy इक्वल टू वाई माइनस 3/4 है, तो gx मेरा x माइनस 3/4 हो जाएगा। अब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ओ जी इज इक्वल टू एक्स आ जाए और जी ओ एफ भी मेरा क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना था। जो y था मैं उस y को हटा चुका हूँ क्योंकि मैं g को भी x के टर्म्स में ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए एफ ओ जी को चेक करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें एफ ओ जी एक्स फाइंड करना है तो बेसिकली हमें एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, और अगर एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3/4, एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 3/4 पुट अप कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 प्लस 3। तो हम देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास x माइनस 3 प्लस 3, सो माइनस 3 प्लस 3 ऑल्सो कैंसिल। सो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x आ चुकी है। ओके ना, अगर जी ओ एफ भी हमारा x हो जाए तो ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो g ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब अब इसे g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, तो यहाँ पे 4x प्लस 3 निकाल लेंगे। मतलब नाउ यू हैव टू पुट x 4x प्लस 3 इन प्लेस ऑफ x इन g। इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, x आएगा। सो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू x आ गई, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी x आ गई। इससे क्या प्रूफ हो गया कि एफ ओ जी एक्स मेरा x है, जी ऑफ एफ भी मेरा क्या है, x है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो क्या चीज़ की थी हमने इनवर्स फाइंड करने के लिए, जी फंक्शन तो हमें दिया नहीं था। हमने जी डिफाइन कैसे किया, तो हमने डिफाइन ऐसा किया है कि यहाँ पर
y दिया था हमें इन टर्म्स ऑफ x, हमने क्या कर दिया x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर दिया, और जहां पे भी y है उस y को रिप्लेस कर दिया किससे, x से, तो जो फंक्शन मिल जाती है वो हमारी क्या होती है, इनवर्स होती है। ओके, सो होपफुली अब आपको ये डिस्कशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं, और चेक कर लो कि क्या एफ ओ जी और जी एफ दोनों की वैल्यू x आ रही है, अगर आ रही है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, अदरवाइज दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे। ठीक है, इनवर्स होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, फंक्शन को 1 1 भी होना जरूरी है और फंक्शन को 1 2 होना भी जरूरी है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कि अगर एफ एक्स वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर एफ भी इन्वर्टेबल है और जी भी इन्वर्टेबल है, एफ एक्स टू वाई पे डिफाइंड है और जी वाई टू जेड पे डिफाइंड है, दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, देन जी ओ एफ, क्या जी ओ एफ भी क्या होगा मेरा, इन्वर्टेबल होगा विथ जी ओ एफ इनवर्स इज गिवन बाय एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। मतलब ए टू बी हमारा एक फंक्शन डिफाइन है, बी टू सी एक हमारा फंक्शन डिफाइन है, हमने उसको कंपोज करके एक फंक्शन जी ओ एफ डिफाइन कर लिया, तो अगर एफ इन्वर्टेबल है, जी इन्वर्टेबल है, तो जी ओ एफ भी इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर जी एफ इन्वर्टेबल हो जाएगा तो उसका जो इन्वर्स है वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको, तो वो हमें इस रिलेशन से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये इन्वर्स का डिस्कशन समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी निकाल के लेके आएंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको डिस्कशन करके हम क्या कर लेंगे, अपने बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होने वाला है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो अगर आप पूरी कंसेप्ट को, पूरे लॉजिक्स को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स भी उसे अच्छे तरीके से समझ सके और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। थैंक यू।